जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्की का डोमिनेंस बढ़ा, वुमेन को वैल्यू नहीं मिलता था, चार दीवारी में रखा जाता था, सारे ट्रेडिशंस, मैरिज के ट्रेडिशंस, कस्टम, सारे चीज़ मेल डिसाइड करते थे। उनको बाहर काम करने नहीं दिया जाता था मेडिवल टाइम में, और क्या क्या उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या चेंजेज आया, क्या इंडियन सोसाइटी में चेंजेज आया उसके बाद, जिसके कारण वुमेन का अपलिफ्टमेंट हुआ। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक फेमस एडुकेशनिस्ट हैं जीन ड्रीस सेड। एक फेमस एडुकेशनिस्ट जीन ड्रीस ने बोला, इंडिया इज़ अ बर्ड विच इज़ फ्लाइंग विथ अ क्लिप्ड विंग, मोर इट फ्लाइज मोर इट फॉल्स। मतलब इंडिया एक वैसा चिड़िया है जो कि एक पंख से उड़ रही है, और एक पंख से अगर कोई उड़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो एक पंख मतलब कि एक मेल ही सिर्फ उसको बढ़ा रहा है, तो वो नहीं चल पाएगा। जैसे कि देखिए ना, अगर कोई सोसाइटी है उसमें सिर्फ मेल हर काम करेगा तो सोसाइटी कितना आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है इसमें। अब मेल का है कि सब काम हम ही करेंगे, ठीक है, वुमेन को कुछ नहीं करना है, तो उससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ में कहा जा रहा है, और हजारों साल से मेल यही करता आया है, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लगा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है सोसाइटी में कुछ खास। तो ये चीज़ जीन ड्रीस कहे थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस आया था सोसाइटी में। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड द रोल ऑफ वुमेन स्टार्टेड चेंजिंग ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। तो ब्रिटिश पीरियड के बाद जो वुमेन का रोल है वो बदलने लगा धीरे धीरे। ब्रिटिश आए उसके बाद धीरे धीरे उसका रोल बदलने लगा। वो लोग, क्योंकि पश्चिमी देश में तो सब चीज़ सही हो गया था, उनको वुमेन को अब जो हम लोग जो बताया था यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आ गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश यहाँ पे आए, वो लोग देखें कि यहाँ पे क्या स्थिति है। उसके बाद वुमेन का जो रोल वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, ठीक है। उसका फैक्टर क्या था? मॉडर्न एजुकेशन सबसे पहला। मॉडर्न एजुकेशन इमर्ज हुआ। दूसरा मॉडर्न लॉ, लिखते जाइएगा आप लोग, मॉडर्न लॉ एंड लेजिस्लेशन, नए नए कानून आए। अर्बनाइजेशन हुआ।
तो इन सब के कारण नए नए ऑक्यूपेशन, इमर्जेंस ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन, तो नया नया रोजगार आया इंडिया में। ठीक है, तो इन सब चीज़ के कारण वुमेन का जो रोल है वो बदलने लगा। ठीक है, पहले खाना बनाती थी, बच्चे पालती थी, उसको बाहर में कोई इन्वॉल्वमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। तो ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सिचुएशन में चेंज आने लगा। ठीक है, सोसाइटी में चेंज आने लगा। उसके बाद जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद ब्रिटिश से, आफ्टर एक सेकेंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस after independence, the government of India, government of the government of India, the government of India wanted to create a gender neutral society, create gender neutral society where every individual irrespective of their gender utilize their maximum potential to get equal opportunity in every field, to get equal opportunities in every field। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि एक जेंडर न्यूट्रल जेंडर सोसाइटी बनाया जाए, जिसमें कि हर जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अपने पोटेंशियल से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर फील्ड में काम करने के लिए। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग वेरी फास्ट, थिंग्स started changing very fast with the help of government promotions, with the help of government promotion and changing very fast, especially after 1990, a strong middle class emerged in Indian society with changing role of women, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि इंडियन सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बदलाव आने लगा, जिससे कि स्पेशली 1990 में 1990 में जो मिडिल क्लास है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। ठीक है, सोसाइटी को जब भी बदलेगा मिडिल क्लास ही बदलेगा, क्योंकि वो हर संसाधन का अभाव को देख चुका, वो नज़दीक से वो चीज़ देख चुका है, जो उससे बीता है, जो सोसाइटी में चल रहा है वो नज़दीक से देख चुका, वो फील करता है। इसलिए वो और मन लगा के किसी भी फील्ड में काम करेगा क्योंकि उसको ज़रूरत है। तो सोसाइटी कहाँ तक लिख दिए थे? हाँ, प्रेजेंटली बीइंग पॉलिटिकल फील्ड and especially
33% पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 33% पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक फील्ड स्पेशली इन सर्विस स्पोर्ट्स सर्विस सेक्टर, स्पोर्ट्स, women are doing great job, and as the time it's changing Indian society is moving towards a gender neutral society, a gender न्यूट्रल सोसाइटी। तो क्या हुआ कि उसके बाद वो काम करने लगी हर जगह, उनको गवर्नमेंट से रिजर्वेशंस मिलने लगा, 30 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलने लगा, सर्विस सेक्टर में रिजर्वेशन मिलने लगा, स्पोर्ट्स में रिजर्वेशन मिलने लगा। तो उससे क्या हुआ कि वो अपना काम, वुमेन को जब रिजर्वेशन मिलने लगा, उनको मौका, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगा, तो वो अपना काम और भी बहुत अच्छे से करके और भी बहुत अच्छे से करने लगी, बहुत अच्छे से अपना काम करने लगा। और इसी तरह समय बदलते गया और इंडिया एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगा। अब जब जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम था अब उन लोगों को समझने आ गया कि अब हमें अपना आवाज़ उठाना है तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ कि वुमेन का ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगा, संस्थान बनने लगा। ठीक है, तो चैप्टर्स का नाम क्या था, वुमेन रोल एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ने वुमेन रोल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन का क्या योगदान था। ठीक है, लिखिए इंडिया इज ट्रेडिशनली अ patriarchal society. India is traditionally a patriarchal society where women were almost no freedom, where women were given almost no freedom. In the past, to form organization and work beyond the four walls. In the past, to form organizations and work beyond the four walls. तो प्राचीन भारत में क्या था, ट्रेडिशनली पैट्रियार्कल सोसाइटी में, ट्रेडिशनली पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को कोई भी फ्रीडम नहीं मिलता था। ठीक है, पहले तो उससे क्या था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उनको चार दीवारी में काम करना था, चार दीवारी में ही रहना था, काम करना था, मतलब बेसिकली घर में रहना था। ठीक है, तो आगे लिखिए, द पैट्रियार्की कंटिन्यूज, पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, द पैट्रियार्की कंटिन्यूज with more rigidity during the medieval period, where women lost their little freedom which they have
which they have enjoyed in ancient India। तो मिडिवल टाइम में पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा शक्ति में था, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी था, बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की था मिडिवल पीरियड में। तो उससे क्या हुआ कि जो वुमेन जो थोड़ा बहुत फ्रीडम जो एशियंट इंडिया में जो एंजॉय कर रही थी वो भी ख़त्म हो गया, मिडिवल पीरियड में हो गया था। मतलब एशियन पीरियड में प्राचीन काल में भारत में फ्रीडम था, ठीक है, लेकिन मिडिवल पीरियड में वो पैट्रियार्की के प्रभाव से वो थोड़ा बहुत जो फ्रीडम भी था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो जब ब्रिटिश आई, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, लिखिए आगे, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड some women organizations were formed। When was the outcome of modern education? When was the outcome of modern education? When was the outcome of modern education? Emerging liberal atmosphere, open economy and modern occupational structure, open economy and modern educational structures। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में पैट्रियार्की का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। एशियंट में लिटिल फ्रीडम था, एशियन पीरियड में लिटिल फ्रीडम था। तो ब्रिटिश जब आई जब ब्रिटिश पीरियड आया तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। उस समय मॉडर्न एजुकेशन इमर्ज हुआ था, ठीक है, और एक लिबरल एटमॉस्फेयर बना, जिसमें कि ओपन इकोनॉमी और मॉडर्न ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, ठीक है। ओपन इकोनॉमी कहने का मतलब कि सभी के जॉब करने के लिए खुला हुआ था और नया नया मॉडर्न एजुकेशनल ऑक्यूपेशन आया, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये ज़रूरी है। इन 1882 लिख लीजिए पहले, इन 1882 पंडित रामाबाई was the first woman who formed आर्य महिला समाज, to create
to create a support network of education, a support network of educated women, a support network of educated women through weekly lectures and lessons, through weekly lectures and lesson, through weekly lecture and lessons। इससे क्या हुआ कि वुमेन में कॉन्फिडेंस आया, कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं समाज में। तो क्या हुआ कि 1882 में पंडित रामाबाई पहली महिला थी जो आर्य महिला समाज बनाई, जो जिसमें कि वो वुमेन को एडुकेट करने लगी, ठीक है, वुमेन को पढ़ाने लगी, एडुकेट करने लगी, अपना लेक्चर देती थी, वीकली लेसन देती थी, जिससे कि क्या हुआ कि वुमेन पढ़ने लगी पहलिया, जिससे कारण उनमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, नाइनटीन हंड्रेड फाइव में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। एक सेकेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में वुमेन पार्टिसिपेट की, जो उसमें एक बनाई अपना संगठन जिसको कि कहते हैं कांग्रेस महिला परिषद। कांग्रेस, याद रखिएगा, कांग्रेस महिला परिषद अपनी एक परिषद, तो लिख लीजिए। इन 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस formed its women wing known as कांग्रेस महिला परिषद, कांग्रेस महिला परिषद। इसके अलावा भी कुछ संगठन, इसके अलावा भी लोग काम कर रहे थे वुमेन के अपलिफ्टमेंट पे, ठीक है। इसके अलावा भी जो ये दो बताएं हम, पहला हम बताएं आर्य महिला समाज जो कि पंडित रामाबाई के द्वारा बनाया गया, और दूसरा कांग्रेस महिला परिषद जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा भी कुछ लोग वुमेन का अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। फिर लिख लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम टू ऑर्गेनाइजेशन ज्योतिबाई फुले ईश्वर चंद्र विद्यासागर
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, etc. etc. were also working on women emancipation पर क्या था, but they have not formed any separate women organization, तो वो दो ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके अलावा भी ज्योतिबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे, पर वो कोई अलग से कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाए हुए थे। ठीक है, अब लिखिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस emerged in more stronger and organized manner in 1930s in the background of freedom struggle. तो जब ब्रिटिश आई तो वो देखी कि यहाँ पे क्या स्थिति है वुमेन का, तो कुछ न्यू एजुकेशन, न्यू ऑक्यूपेशन से कुछ अपलिफ्टमेंट हुआ, पर जब इंडियन को तो समझने में ही बहुत साल लग गया था कि हम लोग गुलाम भी हैं। ठीक है, ये समझने में बहुत साल लग गया था। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1930 के बाद, तो उस समय वुमेन और भी स्ट्रांग होने लगी और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करने लगी। तो जब इसमें गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से, तो यहाँ बोला गया उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया और वो चाहते थे कि हम पूरे इंडिया को देखें, समझें। ठीक है, तो वो घूमने लग गए। ठीक है, वो घूमने लगे गांधी जी, और वो देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में सिर्फ बड़े बड़े कास्ट के बड़े बड़े लोग ही उसमें हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग ही उसमें हैं। तो देखें कि जो बड़े लोग का संख्या बहुत ही कम है, जो बड़े कास्ट है या फिर बहुत कम है। तो वो सोचें कि नहीं, ऐसे आज़ादी नहीं मिल सकता है। यहाँ
ब्राह्मण, SC STs, मुस्लिम्स, वुमेन, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको इक्वल रखा जाना पड़ेगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकता है, तभी आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, तो एक कॉन्टेस्ट आप देखते होंगे कि गांधी जी के 2 लेडीज़ रहती हैं बगल में, चलते हैं साथ में, तो उसका बहुत लोग यही बनाते हैं कि सोचो ना, अगर बोलते हैं कि गांधी जी यहीं बात करते हैं, वो खुद उसको वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना ये चाहते हैं, वो आगे अपने लेडीज़ वुमेन इसलिए रखते हैं, वो दिखाना ये चाहते हैं कि आगे वुमेन को देख के और भी जो वुमेन है वो एम्पावर फील करें, वो भी आगे आए। ठीक है, वो एम्पावरमेंट को शो करना चाहते हैं। नहीं तो उनके पास, सोचो उनके पास अगर कोई ऐसा मीम बनता है कि खुद मतलब कि वुमेन के साथ रहते हैं, उनको अगर कुछ भी है तो उनके पास बंद कमरा नहीं है, सोचने वाली बात है ना। तो गांधी जी लिखिए आगे, गांधी जी मोटिवेट्स वुमेन, गांधी जी पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा, गांधी जी मोटिवेट्स वुमेन to in national movement and with the time women realize that organization is essential for women in term of broader freedom and empowerment. They also understood the power of organization. They also understood the power of organization and broader meaning of freedom, which led to the formation of women organization. वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन 1930s। तो गांधी जी जो हैं वो वुमेन को मोटिवेट कर रहे थे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि जिससे कि बाकी वुमेन को रियलाइज़ हो कि हमारे लिए, हमारे फ्रीडम के लिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का बनना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का बनना बहुत ज़रूरी है, वो इस चीज़ को समझ सके और फ्रीडम क्या होता है वो इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसी के बाद फोर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकेंड पहले मैं बोल देता हूँ, लिख दिए 4 वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पैराग्राफ छोड़ के लिखिए। 4 वुमेन ऑर्गेनाइजेशन emerged in 4 women organization 4 women organization 4 women organization emerged in 1930
1930s, emerged in 1930s in Indian सोसाइटी। तो 4 वुमेन, उसके बाद 4 वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आया इंडियन सोसाइटी में 1930s में। नाम याद रखिएगा, पहला WIA वुमेन इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा NCWI नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। तीसरा लिखिए AICC ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। चौथा लिखिए मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन, मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन। ये 4 एसोसिएशन बना, ठीक है। ये 4 एसोसिएशन बना। जब एसोसिएशन बना फिर क्या हुआ, लिखिए, पैराग्राफ छोड़ के लिखिए। बट दीज वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस were not formed on the basis of feminist ideologies, not anti-men। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन कोई मेन के खिलाफ नहीं बना था। ये ऑर्गेनाइजेशन बस अपने आप को अपलिफ्ट करना था। ये नहीं कि दूसरे को ये हमको फ्रीडम नहीं दिया, ये नहीं किया, उसके लिए एंटी मैन नहीं बना था। ये कि हाँ हम बेहतर बनना चाहते हैं, बस इसलिए बना था, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में, ऑक्यूपेशन के क्षेत्र में, स्किल्स में, क्राफ्ट्स में, सब चीज़ में बेहतर बनना चाहते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इकोनॉमी में तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से नहीं बना था। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज मतलब एंटी मैन, ठीक है, मर्द को गलियाओ, तो उस आइडियोलॉजी से नहीं बना था। लार्जली फुल स्टॉप देकर आगे लिखिए, लार्जली देयर पर्पस was women education, their purpose was women education, awareness, job assistance, justice within the household, जो घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था उसकी जस्टिस के लिए, जस्टिस विद इन द हाउसहोल्ड, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन got divided due to after independence वुमेन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया? गॉट डिवाइडेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉमन एनिमी। मतलब कि उसके बाद क्या होने लगा कि अलग अलग पार्टीज बनने लगा, कुछ लोग मिनिस्टर्स बन गए,
मिनिस्टर्स बन गए, गवर्नर बन गए, गवर्नर बन गए, गवर्नर बन गए, ऑफिसर्स बन गए, तो सब अलग अलग पोस्ट पे जाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है अब उसका एक तरह से ज़रूरत ख़त्म हो गया। तो बहुत लोग मोस्ट जो जितने ज़्यादातर जो वुमेन इशू था वो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में मिल गया था उसका, उसको सही करने का वुमेन इशू को। और पार्लियामेंट आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में भी उसका होने लगा था बात उस चीज़ को सही करने के लिए। तो क्या हुआ कि अब उसको वुमेन को ऑर्गेनाइजेशन का उतना ज़रूरत फील नहीं होने लगा, उतना ज़रूरत फील नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको संविधान से मिल ही रहा है, सब चीज़ संविधान में सब चीज़ लिखा हुआ राइट्स के बारे में आपको कि नहीं ऐसे होगा तो इक्वल सबको ट्रीट करना है, वुमेन्स का बहुत सारा राइट्स दिया गया है। तो उनको बोला कि अब सब चीज़ मिल ही रहा है, पार्लियामेंट में बात हो ही रहा है, तो अब क्या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन तो इसलिए ना बना था कि एजुकेशन पे, जॉब पे नहीं कर किया देना, पैट्रियार्की प्रभाव से नहीं किया देना जा रहा था, तो उसके लिए वो किया दिया जा रहा था, तो उसके लिए वो बनाया था, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। लेकिन अब सब चीज़ जब हो रहा था पहले तो उस बोला अब उसको वुमेन को ऑर्गेनाइजेशन का उतना फील नहीं होने लगा। अब देखिए क्या हुआ उसके बाद, अब आँख खुला वुमेन का कैसे। अब एक केस आप लोग सुने होंगे, एक केस आप लोग सुने होंगे, एक सेकेंड, एक केस शाहबानो शाहबानो केस। तो इसमें क्या था, जैसे कि ये मान लीजिए मेल है, ये मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे हिंदू रिलीजन में जैसे कि डाउरी होता है, एक सेकेंड, हिंदू रिलीजन में से डाउरी चला था, डी से लिख दे डाउरी, ठीक है, डाउरी चला था। तो डाउरी जो है वो वुमेन जो है वो मेन को देती है शादी के समय, ठीक है। और मुस्लिम में मेहर होता है, ठीक है। मेहर जो है वो मेन वुमेन को देता है, कुछ एक्स अमाउंट कुछ होता है, ठीक है, कोई भी रकम। लेकिन जो डाउरी है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेहर है वो कंपलसरी है वुमेन मुस्लिम कम्युनिटी में। तो क्या हुआ कि उस समय 1 रुपया मेहर, 1 रुपया मेहर 64 ईयर्स के समय शाहबानो को डिवोर्स दिया, उसके हस्बैंड शाहबानो को डिवोर्स दिया 64 ईयर्स में। तो
उससे क्या हुआ, उसका एक 1 रुपया मेहर मतलब क्या, अभी के ज़माने में उस समय के ज़माने में 100 रुपया होगा। ठीक है, तो बोले, तो वो कोर्ट में गई। ठीक है, वो कोर्ट में गई शाहबानो। वो बोले कि सर ये इससे क्या होगा, मतलब कि उसके बाद उसको उसको निकाल दिया, तो इससे कैसे गुजारा होगा। ठीक है, इससे कैसे गुजारा होगा। तो कोर्ट जो है वो शाहबानो के फेवर में फैसला हुआ। तो ये क्या, तो उसके हस्बैंड क्या किया कि वो भी कोर्ट में किया कि हमारे कम्युनिटी में मेहर ही होता है, उसके अलावा कोई भी पैसा देने का किसी भी तरह का राइट नहीं है। ठीक है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में। लेकिन फिर भी फेवर आया, शाहबानो के फेवर में आया डिसीज़न। ठीक है, फिर वो हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर भी इसी के फेवर में डिसीज़न आया, शाहबानो के फेवर में। फिर क्या हुआ कि मेल मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सड़क पे आ गई। ठीक है, कम्युनिटी सड़क पे आ गई, करने लगी, प्रोटेस्ट करने लगी कि जब हमारे कम्युनिटी में हमारा जो वुमेन लॉ है उसमें मेहर ही, उसके अलावा कोई भी रकम देने का नहीं है। ठीक है, तो पूरा उस समय पार्लियामेंट, उसमें सरकार थी राजीव गांधी की, तो वो पार्लियामेंट पूरा प्रेशर में आ गया। ठीक है, पार्लियामेंट पूरा प्रेशर में आ गया और डिसीज़न पूरा प्रोटेस्ट होने लगा, जिससे कि प्रेशर में आके डिसीज़न, मतलब कि डिसीज़न ये लिया गया, उसके शाहबानो के हस्बैंड के फेवर में डिसीज़न लिया गया उस समय। ठीक है, तो उस समय वुमेन सब सोची, उसके बाद वुमेन सब सोची कि अभी भी कुछ नहीं आया है, सिर्फ संविधान में, मतलब कि क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मिल गए, लेकिन इम्प्लीमेंट्स होते नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी अगर हम राइट्स बना दें, कोई भी अगर हम राइट्स बना दें तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ तक पहुँच भी तो होना चाहिए। एजुकेशन उस समय वुमेन के पास नहीं था, उतना नहीं था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जा सके। तो अब वुमेन को समझ में आया कि नहीं, हम लोग को सबसे पहले अपना एम्पावरमेंट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, एम्पावरमेंट पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, तो आगे लिखिए। आफ्टर हाँ, तो लिखिए पहले, बट इन 1984, वो केस बता दिए। उसके बाद लिखिए, बट इन 1984 when Shahbanu denied justice by the parliament under the pressure of male organization women realized that merely constitutional provision are not enough for the women and they need to organize themselves। मतलब उनको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे लिए उतना इनफ नहीं है, हमें खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड एम्पावर करना पड़ेगा हर एस्पेक्ट्स में। तो शाहबानो केस के बाद मतलब समझ में आ गया कि जो है पैसा है, अगर पैसा है तभी पॉलिटिकल पावर मिलेगा, तभी कल्चरल पावर मिलेगा,
ठीक है, तभी सोसाइटिकल पावर मिलेगा, तभी सेंट्रल पावर मिलेगा। मतलब कि वैल्यू तभी मिलेगा जब पैसा है। पैसा कब आएगा? जब वो अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, ठीक है, अपने लिटरेसी पे काम करेगी, अवेयरनेस पे काम करेगी। तो शाहबानो केस के बाद, पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। शाहबानो केस के बाद, आफ्टर शाहबानो केस, आफ्टर शाहबानो केस, आफ्टर शाहबानो केस, women organizations were formed, women organization were formed, women organization were formed। फिर से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उस समय बताया था कि उस समय उसको पहले उसका ज़रूरत नहीं था, तो उसको उतना वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सब खत्म हो गया था। फिर बनाया गया शाहबानो केस के बाद कि नहीं, अभी भी स्थिति नहीं सुधरा है वुमेन का। तो शाहबानो केस के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया फॉर इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन का इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए फिर से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका नाम था सेवा। सेवा पहला ऑर्गेनाइजेशन था सेवा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, गुजरात, गुजरात, इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में बनाया गया। दूसरा दीदी बैंक, डोडी बैंक, इन हैदराबाद, इन हैदराबाद, एक दूसरा डोडी बैंक बनाया गया हैदराबाद में। तीसरा प्रोग्रेसिव वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया भोपाल में, प्रोग्रेसिव वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में बनाया गया। और महिला, चौथा ऑर्गेनाइजेशन महिला सरकारी समिति महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ये कुछ फेमस नाम है, ठीक है, बहुत तो थाउजेंड्स ऑफ NGOs SHGs है, ठीक है। तो आर सम ऑफ द, लिखिए आगे, ये लिखने के बाद महिला सहकारी समिति महाराष्ट्र के बाद नीचे में आर सम ऑफ द मेन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, आर सम ऑफ द मेन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वर formed for women economic empowerment, for women economic empowerment along with thousands of, इसके साथ साथ along with thousands of SHGs, self help groups and NGOs। इसके अलावा भी बहुत हज़ारों सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGO बनाया गया, ठीक है। अब ठीक है, अब NGO बनने लगा, डेवलपमेंट होने लगा वुमेन स्किल्स में, क्राफ्ट्स में, सिलाई वगैरह। जैसे लिज्जत पापड़, वो ये क्या कहते हैं, लिज्जत पापड़ जो बनता है वो सेवा में बनता है, ठीक है। बहुत लोग जुड़े रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से।
तो इससे क्या हुआ, 1990 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ठीक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ, आगे लिखिए, द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990s, द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990s was a bound in disguised. The economic crisis of 1990s was a bound in disguised once LPG liberalization, liberalization, privatization, G globalization. तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया, इट क्रिएट मैनी जॉब। इससे क्या हुआ, वुमेन जब आगे आई, सब क्षेत्र में काम करने लगी, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने लगी, इससे क्या हुआ कि पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वुमेन के राइट्स के लिए, अब ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, जॉब इकोनॉमिक फैक्टर में अपलिफ्ट करने के लिए। समझ में उनको आ गया कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, पैसा है तो एजुकेशन और पैसा पे वो काम करने लगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वुमेन काम करने लगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है। इंडिया इज क्रिएटेड मैनी जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। इंडिया इज क्रिएटेड मैनी जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन in a private sector to the emergence of new occupation it created for medieval middle class women इन इंडिया। तो इससे क्या हुआ, मिडिल क्लास जो वुमेन है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगी, उनका भी रोज़गार उनको भी मिलने लगा, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने लगा, प्राइवेट सेक्टर में स्किल्स सीखने लगी नए नए, इससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। सिंस मिडिल क्लास वुमेन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सिंस मिडिल क्लास वुमेन are the carrier of modernization and transformation। तो मिडिल क्लास वुमेन के ही वजह से एक मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सोसाइटी में। वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस emerged in urban India on different issue, तो वुमेन जॉब करने लगी, एम्प्लॉयड हो गई, ठीक है, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। वुमेन को फ्रीडम मिला, फाइनेंशियली फ्री हुई, ठीक है, सोशली उसको एक्सपोजर मिला, पॉलिटिकल एक्सपोजर मिला, कल्चरल एक्सपोजर मिला, ठीक है, और वो साथ साथ घर का भी काम करती थी और साथ साथ सोसाइटी में अपना योगदान भी देती थी, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट में। तो फिर क्या हुआ कि अभी मैं बता रहा था, हाँ, तो पहला क्या हुआ, लेकिन अभी क्या क्या प्रॉब्लम था कि जो वुमेन का सेफ्टी कंसर्न एक बन गया, जब काम करती थी तो वुमेन का वर्क प्लेस पे एक सेफ्टी कंसर्न बन गया, ये सब प्रॉब्लम था। इक्वल वेजेस नहीं मिलता था, ठीक है, इक्वल वेजेस नहीं मिलता था। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़
चाइल्ड सेक्सुअल और गाली गलौज घर में सबके साथ, बच्चा वाइफ सबके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये सब होता था। तो फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का देखिए, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया इमर्ज्ड अ स्ट्रॉन्ग टूल। सोशल मीडिया इमर्ज्ड, पैराग्राफ लिख के देखिए, सोशल मीडिया emerged as a strong tool of raising the voice and issue of women। तो एक मी टू कैंपेन चला, मी टू, हमको भी इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस नहीं चाहिए, सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो मी टू कैंपेन चला, जिसमें कि सोशल मीडिया का बहुत वो एक स्ट्रॉन्ग टूल में सामने आया, एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह सामने आया। तो प्रेजेंटली आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, प्रेजेंटली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आर मोर कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक empowerment, women reservation bill, violence and patriarchy against women, etc। तो वुमेन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हुई वुमेन रिजर्वेशन बिल बना, वायलेंस और जो पैट्रियार्की जो होता था वुमेन के अगेंस्ट, वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वाई, एक मिनट, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से क्या हुआ, वुमेन एम्पावर हुई, इकोनॉमिकली वुमेन रिजर्वेशन बिल बना, उसके बाद वुमेन के कंसर्न के लिए बिल बना, क्योंकि जब वुमेन काम कोई कुछ प्रॉब्लम भी तो आएगा, ठीक है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए, जैसे इक्वल वेजेज हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, सबके लिए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल बना। जॉब के लिए वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए, इसलिए। उसके बाद क्या हुआ कि वायलेंस और पैट्रियार्की जो था वो वुमेन के लिए वो कम होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके लिए भी बिल बना। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं आज, यहाँ पे एंड करेंगे सेशन को। वाई नॉट अ फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जैसे कि आज हम चेंज पढ़ा रहे थे, आप लोग को बताए थे कि इंडिया में फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जो हम बताए थे कि जो पंडित रामाबाई बनाई थी आर्य महिला समाज, तो वो ये या फिर ये सब कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना था, WIA, NCWI, AICC, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से नहीं बना था। वो बस अपने आप को अपलिफ्टमेंट करने के लिए बना था। तो इंडिया में फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं था, ठीक है, ये सवाल है। तो ये आप लोग लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा लिखने का 150 वर्ड्स में। इतना पढ़ाएं, उसको रिलेट करके, कंक्लूड करके, पॉइंट्स, क्या प्रॉब्लम था इंडिया में, क्या क्या, कैसे कैसे बाहर आई, सब रिलेट करके इसको लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, और उसको हम अगले दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।